नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 मई 2023 और आज एमटीएस का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं कि हर कोई भी एनालिसिस कराता हूँ उसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ जो आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही मैं बता दूं कि आज का जो ये थर्ड शिफ्ट का लेवल है यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक को ऐड कर दिया गया है और मैं इसे मॉडरेट से ऊपर का जो है ये शिफ्ट कहूँगा, ठीक है। इसमें अगर ये आपका जो नॉमिनेशन होगा तो इसमें जो है कम अटेंड वाले को भी नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है सीधे टॉपिक से मोड़ दिया है, एक दो छोड़ के। देख लीजिए, पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से, ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। ये गोलकीपर है हॉकी में और ये चर्चा का विषय क्यों रहा था कि ये की चर्चा का विषय इसलिए है कि अगर आपको याद हो कि 2021 में 12 प्लेयर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। इसमें से 10 प्लेयर या तो टोक्यो के मेन ओलंपिक में कोई ना कोई पदक जीता था या फिर जो पैरा ओलंपिक हुआ था इसके अंदर कोई ना कोई पदक जीता था। इसके अलावा 2 खिलाड़ी, एक मिताली राज और एक आपका सुनील छेत्री जो फुटबॉलर है ना। और ये मिताली राज किससे है, महिला क्रिकेट से, आप संन्यास ले लिए। तो इतने खिलाड़ी को दिया गया था पिछले साल वाला मेजर ध्यानचंद। तो इसमें एक पीआर श्रीजेश साहब भी थे, है ना। ये गोलकीपर है भारतीय हॉकी टीम के। तो इनको जो है इसीलिए यहाँ पे हॉकी राइट आंसर हो जाएगा और ये चर्चा का विषय रहे इसीलिए पूछा गया। साथ ही साथ 2023 का जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है ये टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को दिया गया है, जो एकलौता विजेता है 2023 में मिला है 22 के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अधीन है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है PMAY, तो ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये आपका शहरी एवं विकास मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई तो 2015 में हुआ था। आज 2-3 योजना से क्वेश्चन आए कि उज्ज्वला योजना आया जो आपका एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, एक आपका स्वनिधि योजना आए, है ना, स्वनिधि योजना, है ना। एक ये आपका ये आया जो आपका एक स्वनिधि योजना आया, एक योजना उज्ज्वला आया, एक अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आया और एक योजना और आया था, एक योजना जो है और आया था, अभी स्मरण नहीं आ रही है। 4 योजना पूछे गए। तो प्रधानमंत्री के जो भी योजना है खास करके 2015 और 2016 में स्टार्टअप, आप देख लीजिएगा किसी भी अच्छे किताब में मिल जाएगा, लूसेंट वगैरह या फिर कोई भी अच्छे किताब में। भारतीय मसाला केंद्र कहाँ स्थित है, देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका केरला के अंदर स्थित है, कोझिकोड में, है ना। कहाँ पे है, केरला के अंदर कोझिकोड में है आपका मसाला उद्योग। अगर आपको ये कोई पूछे कि भारत में सबसे उच्च क्वालिटी के हल्दी के लिए वहाँ पे हल्दी की संस्था कहाँ लगाई गई, तो इरोड में लगाया गया। इरोड कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा जो केरला है इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। एक इरोड आपका जो है राजस्थान के अंदर भी है आई थिंक, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा है, और एक इरोड आपका तमिलनाडु में भी है। इसके अलावा बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब सिलिकॉन क्या होता है ये आप समझते हैं, उपधातु होता है जिसे अर्धचालक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु है तो आप 7 बताएंगे। 7 ही जो है उपधातु है, जो न तो चालक है और न ही अचालक है, ये बीच वाला ट्रांसजेंडर जैसे है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन से क्या उपयोग होती है, तो सिलिकॉन से चिप वगैरह बनती है, सिलिकॉन से सोलर लाइट जो होती है, ये जो सोलर पैनल वगैरह होता है, जो रूफटॉप योजना आपके सोलर पैनल से ही संबंधित है। तो जो सोलर का जो प्लेट रहता है इस वगैरह में भी आपका सिलिकॉन का प्रयोग होता है। और चिप तो आप जानते ही है, खूब जो है देखे हैं आप, चिप जो मोबाइल में एडिशनल स्टोरेज के लिए आप चिप भी यूज करते होंगे, है ना। और चिप का आविष्कारक भी पूछ देता है, पहले की एग्जाम में पूछता था, हालांकि कई सालों से नहीं देखा गया है, जैक किल्बी ने किया। इसके अलावा विश्व में जो है आपका सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इसी बार के एमटीएस में आया। तो ये क्वेश्चन आपका सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में है। यारे ये वही सैन फ्रांसिस्को है जहाँ पे 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी।
याद आया कुछ? हाँ, तो ये वही सैन फ्रांसिस्को है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है तो कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? देखिए, बेरोजगारी के भी कई कैटेगरी है ना, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, लेटेंट यानी गौण बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के भी मौसमी बेरोजगारी, ये कई प्रकार के बेरोजगारियां होती है। इकोनॉमिक्स का टर्म समझना थोड़ा दिक्कत वाली बात रहती है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो इजी हो जाता है। देखिए, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं इसे, जब अर्थव्यवस्था में आपका उतार चढ़ाव आता रहता है और इससे जो आपका बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, तो आपका चक्रीय बेरोजगारी ऑप्शन में होगा। या फिर इसे और भी विशुद्ध हिंदी के तरफ ले जाए तो अवसादी बेरोजगारी कहते हैं। अवसाद तो आप जानते ही है ना, अवसाद जैसे समुद्र वगैरह में जो गाद वगैरह जमा हो जाता है बोतल उतल साइड में, उसे भी अवसाद कह देते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस बेरोजगारी का क्या नाम दिया गया है, चक्रीय बेरोजगारी या अवसादी बेरोजगारी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कुछ खास दिनों में, दिलों नहीं भाई, दिल नहीं, कुछ खास दिनों में काम नहीं रहने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसान के समय खास करके जो जिनके पास छोटे जोत होते हैं, छोटा जोत मतलब कम जमीन है किसी किसान के पास, तो क्या करता है, मौसम में तो फसल उपजा लेते हैं लेकिन जल और भी कोई चीज की सुविधा, बिजली वगैरह की सुविधा नहीं होने के कारण वो खेत जो है बहुत दिन तक पड़ती रहता है ना। जैसे मैंने कल बताया था कि इंडिया में बेसिकली दो प्रकार के जो है आपका एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, एक तो रबी फसल और एक खरीफ फसल। तो इनके बीच में 2.5 महीने की करीब गैप मिल जाती है। तो ये 2.5 महीना ये खेत जो है छोटे किसानों को अक्सर खाली ही रहता है। तो इस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी सुविधाओं से लैस हो जाए तो इस 2.5 महीने में जायद की फल किया जा सकता है, जैसे तरबूज खरबूज वगैरह, है ना। तो ये जो मतलब कुछ दिनों के लिए जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ उस किसान के लिए वो मौसमी बेरोजगारी है। यहाँ पे मैं फसल नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे बेरोजगारी समझा रहा हूँ। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी जो पिछले एमटीएस का रीड था ये, ठीक है, और अब बेरोजगारी से क्वेश्चन आने लगा है तो ये सब पूछे ही जाएंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये क्या होता है, लेटेंट बेरोजगारी होता है। जो मतलब जो इसमें लगे होते हैं ना, जो कर्ता इसमें लगे होते हैं, जो डूअर होते हैं, उसको लगता है कि मैं तो रोजगार पूर्ण आदमी हूं, मुझे रोजगार तो प्राप्त है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था को कोई मदद नहीं कर रहा होता है। जैसे फिर से आप छोटे जोत का उदाहरण ले ले, जैसे मेरे पास मान लीजिए 1 ही बीघा जमीन है और मैं सब दिन इसी में जाता हूँ खेती करने, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे जो अगल बगल है शहर है, वहां पे कोई कल कारखाना नहीं है जहां पे मैं काम कर सकूं। तो मेरी मजबूरी है, मैं इसी खेत में जाता हूं सब दिन और काम करता हूं। तो मुझे क्या लगता है कि मैं रोजगार हूं, लेकिन मैं अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहा हूं और अपना टाइम भी किल कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे में जब लगता भी हो कि रोजगार में प्राप्त हो और एक्चुअली वो बेरोजगार हो रहा होता है, तो ऐसे को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आई होप आप तीनों प्रकार की बेरोजगारी को मोटे मोटे में समझ गए होंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, टुवर्ड्स फ्रीडम एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? देखिए, फ्रीडम की ओर एक बायोग्राफी है, स्वतंत्रता की ओर, इनके लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है टुवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलाया था? ये क्वेश्चन शायद आपसे ना आए एग्जाम में, लेकिन जानकारी रहने के लिए ठीक है। शपथ जो दिलाए थे, क्योंकि उस समय जो थे आपका जो पहला बना था माउंटबेटन साहब, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर कहिए, तो माउंटबेटन साहब ही दिलाए थे इनको शपथ। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अन्य किताब जो है ग्लिम्पसेज ऑफ ओल्ड हिस्ट्री, ये कई बार पूछा गया, ओल्ड नहीं वर्ल्ड मतलब दुनिया, है ना। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया एन एंथोलॉजी, ये सभी के सभी पुस्तक के लेखक जो हैं आपके कौन है? जवाहरलाल नेहरू साहब है। इसके अलावा मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू साहब से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक भाई है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, इसके पीछे री लग जाता है, यानी फिर से दोबारा होता है ना कि भाई री एग्जाम हो जाएगा, है ना, रिजांच मतलब रीचेक हो जाएगा, इस प्रकार से। तो मेघनाथ देसाई जो है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूछता है कि अध्यक्षता कौन की? तो जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन इसलिए पूछा जाता है
क्योंकि यहाँ पे स्वराज की मांग की गई थी और स्वराज शब्द का प्रयोग करना ये कोलकाता के अंदर हुआ था, तो ये कम पूछता है, लेकिन जहाँ पे मांग हुआ था ये ज्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए बताया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव की जो भी बात मतलब रखी थी, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू साहब ही जो है पेश किए थे उद्देश्य प्रस्ताव। इसके अलावा एक प्रश्न एक पुस्तक और पूछा गया, आज दो पुस्तक पूछे गए है ना। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये विदेशी लेखक है जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसको जेम्स मिल में जिन्होंने भी टिकट लगाया है ना, मतलब ऑप्शन टिक लगाया, उनका राइट हो गया। ये इस फॉर्म में आपको दो पुस्तक और देखने को मिलता है, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंग्लैंड, है ना। तो ये पैसेज टू इंडिया वाला याद रखना है तो विदेशी राइटर रहेगा, और इंग्लैंड वाला याद रखना है तो देसी जैसा नाम रहेगा। देख लीजिए, ये पैसेज टू इंडिया के लेखक है ई.एम. फोस्टर, ठीक है, ये विदेशी जैसा नाम लग रहा है, फोस्टर जॉन, है ना। इसके अलावा ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरज सी चौधरी, नीरज जी नहीं, नीरज सी चौधरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों किताब को याद रख सकते हैं, याद रखने का जो है फायदा होगा जी आपको। इसके अलावा इनमें से किसे भोर का तारा कहा जाता है? काफी कॉमन सा था ये, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, सबसे चमकीला तारा है, सांझ का तारा है ना। इसके अलावा पृथ्वी की बहन तो बता ही दिया, सबसे चमकीला भी बता दिया। इसके अलावा सबसे गर्म भी रख लीजिएगा, ये जो है चारों गुण इसी के अंदर है। पांचवा गुण भी इसके पास है जी, इसके कोई बेटा बेटी नहीं है, यानी कोई उपग्रह नहीं है, कोई चांद नहीं है इसके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, ग्रह जो है, ये जो आपका ग्रह है, ये कौन कौन से है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये जो ग्रहों का आप क्रम देख रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे इस सबसे पहले आपका सूर्य हो, ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है। आप कैसे याद रखेंगे? सबसे छोटा लड़का सबसे लाडला पेरेंट्स का, तो बुध ग्रह सबसे छोटा, इसीलिए सबसे पहले जगह अपने पिताजी के बगल में बैठे। पृथ्वी की बहन शुक्र है, चूंकि पृथ्वी हमको याद ही रहता है हमेशा कि 3 नंबर पे है, तो पृथ्वी की बहन जो है, तो बहन हमेशा अगल बगल में कन्फ्यूज क्या करने के लिए बैठेगी, इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, मतलब करती रहती है हंसी ठिठोली, तो बहन बहन की बहुत ज्यादा चाहती है, इसीलिए बगल में बैठी है। इसके अलावा जो आगे है ये मतलब क्या है, इसके अलावा जो मंगल है, तो आपका मंगल आ जाएगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सबसे लास्ट में, अरुण और वरुण सबसे लास्ट में है, ठीक है। वरुण को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, मेघ जो होते हैं वो बहुत ऊपर दिखता है हमको, तो सबसे लास्ट में जाओ भाई वरुण साहब, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आपको जैसे याद रहे, याद आपको करना है। 2 बार फ्लो में बोलिए, आपको याद हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और इसे मैंने दिन के हिसाब से भी लिखने का सिखा दिया था। सबसे छोटा आपको बुध ले लेना है क्योंकि सूर्य का प्यारा है, छोटा लड़का। इसके अलावा पृथ्वी की बहन है तो शुक्र 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे पृथ्वी आएगा। अब आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। देखिए दिन का क्रम पढ़ दीजिए, तो आपको सबसे पहले रविवार आता है, मतलब अगर आप सोमवार से मानता, सोमवार तो ग्रह नहीं है, मंगल तो ग्रह है ना, तो अब मंगल ले लेंगे, ठीक है। मंगल ग्रह है तो हम मंगल ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद बुध भी ग्रह है, लेकिन बुध तो हम पहले ही ले लिए हैं, तो बुध के बाद क्या आएगा? बृहस्पति ले लेंगे। अब बृहस्पति ले लिए तो अब शुक्र लेना चाहिए, लेकिन शुक्र तो हम पहले ही ले लिए, तो अब शनि ले लेंगे और लास्ट में अरुण वरुण ले लेंगे। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। बिना उपग्रह का 2 जो ग्रह है, ये बुध और शुक्र है, इसके पास 0 लड्डू उपग्रह है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह जो है ये जुपिटर के पास है, पहले शनि के पास चला गया था, लेकिन फिर से जुपिटर के पास आ गया है, ठीक है, हालिया शोध के अनुसार, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा उपग्रह भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ज्ञानामीड होता है, ज्ञानामीड ये सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। ये किसके उपग्रह है? जुपिटर के ही है, मतलब बृहस्पति के ही है। इसके अलावा सौरमंडल जो आपका सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य है, और सूर्य का टेम्परेचर जो है बाहरी सतह का लगभग 6000 डिग्री सी रखा गया है, ठीक है। सूर्य में जहां से प्रकाश की उत्पन्न होती है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, और बाहरी सतह को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए जो भी नाभिकीय रिएक्टर काम करते हैं, जो फर्मी ने खोजा था, जिससे हमें इलेक्ट्रिक वगैरह की पैदावार मिलती है सतह पे, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। लेकिन सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। अब विखंडन मतलब होता है जी टूटना, एक बड़ा बड़ा मतलब ढेला छोटे छोटे में टूटेगा, और संलयन का मतलब होता है छोटे छोटे मिलके जुड़ना। आप समझ रहे हैं, ये सब परमाणु के साथ होता है। मैंने आपको ढेला बता दिया है समझने के लिए, ठीक है, तो ढेला ही मत समझ लीजिएगा।
इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक पूछा गया था जी, ये भी इजी था। 1897 में रामकृष्ण मिशन साहब की मतलब की स्थापना जो है विवेकानंद साहब ने किए थे अपने गुरु के लिए। विवेकानंद साहब के गुरु कौन थे भाई? रामकृष्ण परमहंस, है ना। इसके अलावा विवेकानंद साहब 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे जो बहुत विश्वविख्यात हुए। आज भी लोग यूट्यूब पे देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है भाइयों एवं बहनों। हालांकि ओरिजिनल विवेकानंद साहब का ही नहीं है, बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके ओरिजिनल नाम है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं जी? देखिए हिमालय को जो है बेसिकली 4 नामों में बांटा गया है, वैसे मतलब भाग दिशा के अनुसार, और 4 जो है नदी के जो क्षेत्र है कि कहां से कहां तक के बीच में इंडिया में किस हिमालय के नाम से जानेंगे, तो नदी के अनुसार भी 4 क्षेत्र में बांटे गए हैं। तो मैंने नदी के अनुसार आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे नदी के अनुसार नहीं पूछा है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हिमालय के जो सबसे उत्तरी छोर है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है आपका परा हिमालय भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहे तो ट्रांस हिमालय कहा जाता है हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को। सबसे उत्तरी भाग में जो सबसे विख्यात श्रेणी आ जाता है ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी आ जाते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी छोर के दक्षिण में, मान लीजिए ये उत्तर है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है जो मैंने बनाया है, ये अगर आपका ट्रांस है तो इसके जस्ट दक्षिणी भाग में जो है आपका कौन सा है जी? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को जो है विशाल हिमालय भी कह सकते हैं, क्योंकि बृहद का मतलब ही विशाल होता है, और इसे हिमानी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो बृहद हिमालय है, जो हिमानी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बृहद हिमालय की जगह पे बिरहा लिखा गया है, बताइए। हिमानी 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 के कुछ चोटियां जैसे मकालू, अन्नपूर्णा, अच्छा ये ग्रेट माउंट एवरेस्ट जो है ये इसी रेंज में आ जाएगा जी, बृहद हिमालय के भाग है एवरेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा ग्रेट हिमालय का भाग है आपका एवरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा नदियां के आधार पे भी हिमालय को 4 श्रेणी में बांटे गए, एक शिवालिक भी होता है हिमालय का, है ना। इसके अलावा जो नदियां के आधार पे बांटा गया है, ये आपका एक तो पंजाब हिमालय है हमारे पास, एक आपका हमारे पास कुमायूं हिमालय है, एक हमारे पास नेपाल हिमालय है, और एक हमारे पास असम हिमालय है। ये नदियों के अनुसार कैसे बांटते हैं भाई? पाकिस्तान में सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के किनारे है, तो सिंधु से सतलज जो है ना, अब जहां से इंड करेगा वहां से अगला हिमालय होगा, तो सतलज से काली हो गया आपका कुमाऊं हिमालय। अब काली पे इंड किया तो अगला काली से तिस्ता हो गया नेपाल हिमालय, तिस्ता पे इंड किया तो तिस्ता से दिहांग आपका हो गया असम हिमालय। तो ये चारों हिमालय के जो है नदी तंत्र के भी कल इसी का दिन हो सकता है नदी वाले तंत्र पे, देखिएगा कल जिनका एग्जाम है, या फिर कल है क्या नहीं एग्जाम मुझे इतना भी पता नहीं है, मैं भी आप लोगों से ही पता करूंगा। लेकिन अगर आगामी शिफ्ट में एग्जाम है तो ये वाली पॉइंट जो चारों है इसे ध्यान से रखें। और जो अभी मैंने बृहद हिमालय में बताया कि भाई एवरेस्ट आता है, अन्नपूर्णा आता है, मकालू भी आता है ना। इसमें जो है बृहद वाले में नमचा बरवा भी आ जाएगा जी, नमचा बरवा भी आ जाएगा, नमचा बरवा चोटी का नाम है भाई नमचा बरवा, ये भी बृहद में ही आ जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हिमालय जो है ये नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन न्यू फोल्डेड माउंटेन है ना, और देहाती भाषा में कहिए तो जिंदा पर्वत। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा 25 से 28 के बीच में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार से संबंधित एक एक आर्टिकल को आपके जवान पे हटाया हूं, ये सब क्या छोड़ेंगे? तो 25 से 28 तक धर्म से जो आपका अधिकार दिया गया है, छूट वगैरह दिया गया धार्मिक मामलों में, ये छूट है आपका मौलिक अधिकार के थ्रू। 14 से 18 जो है राइट टू इक्वलिटी है। इसके अलावा 19 में जो है मीडिया वगैरह है, प्रेस की स्वतंत्रता है, इंडिया में आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर खरीदिए, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी बैठक कीजिए, सहकारी संगठन का गठन कीजिए, ये सभी जो पावर देते हैं ये आर्टिकल 19 देते हैं। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 क्या है 24 क्या है समझा चुका हूँ। 24 बाल श्रम पे निषेध है, और 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है, या फोर्सली काम किसी से कोई नहीं करा सकता। एक सेकंड। इसके अलावा जो है 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से और भी बताया था, भीमराव अम्बेडकर साहब इसे संविधान का आत्मा कहा था। इसके अलावा एससी जो सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करता है। इसके अलावा कोई भी आदमी जो है मौलिक अधिकार के अनर्ह होने पे सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट में लेटर आप किस विषय में देंगे? तो इंग्लिश विषय में देना है, हिंदी विषय में एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। 20 और 22 मैंने बीच में छोड़ दिया है, ये बाद में लिखा है कि 20 जो है और 22 जो है ये सजा, जब किसी पे कोई दोष लगाया जाता है तो उसके अपने हित में बचाव हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जोगाई चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या किस राज्य के नृत्य शैली है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है सत्यजीत साहब भेजे हैं, ठीक है। सत्यवीर, माफ कीजिएगा, माफ करना भैया, सत्यवीर नाम है इनका, ये राजस्थान से है।
ये सभी प्रश्न टेलीग्राम पे भेजे हैं, पहले हमसे पूछे हैं बड़े अच्छे कि कहाँ भेजना है क्वेश्चन, फिर हमें भेजे हैं। ठीक है सत्यवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, है ना। तो ये जो जोगाई चोलम है ये मणिपुर का होना चाहिए आई थिंक। आप बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या था। मणिपुर की जो एक्स्ट्रा है, खांसी बहुत परेशान है भाई, मणिपुर की जो एक्स्ट्रा वाला है ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि इसी पीडीएफ में जो है मैंने एक्स्ट्रा सभी बता दिया था मणिपुर के, जैसे ठांगटा वगैरह है, मणिपुरी वगैरह है ना, कचई लेमन वगैरह है, बैम्बू वगैरह है, ये सभी बता दिए थे, इसीलिए यहाँ पे नहीं बता। अच्छा, सेकेंड शिफ्ट में भैया चपारकूट भी पूछा गया था। चपारकूट मिजोरम का है ये, चपारकूट, 4 चपारकूट, है ना, तो ये भी पूछा गया था, छूट गया था, है ना। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोना और चांदी को मिलाने से क्या बनता है। देखिए ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसके लिए ऑप्शन नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि ऑप्शन हो। वैसे सोना और चांदी, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से एक्चुअली 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 का ही जिक्र करना चाहूंगा जिसमें सोना और चांदी। एक तो आपका जर्मन सिल्वर होता है जी, उसमें आपका जो है सिल्वर होता ही नहीं है ना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं, तो एक मिश्र धातु ये आपका पूछ देता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पे सोना और चांदी को मिलाने से पूछा गया है, तो यहाँ पे मेरे पास इस समय तो आंसर नहीं है, लेकिन एक आपका इलेक्ट्रम नाम का एक चीज होता है, इलेक्ट्रम, लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रम बनने के लिए सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए और तांबा भी चाहिए जी, है ना, लेकिन यहाँ पे तांबा का जिक्र नहीं है, इसीलिए मैं ये बताऊंगा नहीं कि यही होगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या था, ठीक है, क्योंकि ये जब तीनों मिलते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में तो इलेक्ट्रम का निर्माण होता है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अब महाराष्ट्र में तो बहुत सारे बांध है, फिलहाल जो बांध है जैसे जायकेबारी है, जायकेबारी परियोजना इस गोदावरी नदी पे है, इसके अलावा पवना बांध है जो भीमा नदी पे है, इसके अलावा आपका कोयना डैम भी महाराष्ट्र के अंदर है, और भी डैम है महाराष्ट्र के अंदर। तो बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। एक बच्चे बताए, जो प्रश्न दिए हैं सत्यवीर जी, वो बताए एक एमपी का था, अन्य 3 महाराष्ट्र का था, लेकिन ऑप्शन याद नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसमें, जो अगर आपके पास अच्छा इसका पूरा क्वेश्चन हो इन दोनों का, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं दूसरे तक पहुंचा सकूं। मिलेंगे एक नए वीडियो में कंबाइंड शिफ्ट वाले में, जिनका एग्जाम बाकी हो कंबाइंड शिफ्ट वाले ईयरफोन लगा के साथ देखिएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।